हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्लिक मैथ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि क्लिक मैथ पर सामान्य विज्ञान की विशेष कक्षाएं चल रही हैं। तो आज हमारा टॉपिक है वस्तुओं के रंग, यानी कि प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और पूरक रंग कौन होते हैं। और उसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश की, यानी कि ऑप्टिक्स। यानी प्रकाश के आधार पर जो घटनाएं घटित होती हैं, जैसे आपकी मरीचिका है, तारों का टिमटिमाना है, ये इस प्रकार के निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, इनसे संबंधित आप प्रश्न पढ़ेंगे। और प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से 2 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स टॉपिक में। तो इसमें पहला, इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने 2 टॉपिक सम्मिलित किए हैं। एक वस्तुओं के रंग के ऊपर है, दूसरा है ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश। और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू। कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हैं फ्रेंड्स? सामान्य प्रकाश में रखी की वस्तु किस रंग के प्रकाश को परावर्तन द्वारा हमारी आंख में भेजती है। यानी यहाँ किसकी जगह जिस कर लो तो सेंटेंस बढ़िया बनेगा आपका। सामान्य प्रकाश में रखी गई वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तन द्वारा हमारी आंख में भेजती है, व्यवस्था के अनुसार उसी रंग की वस्तु दिखाई देती है। और वस्तुओं के रंग 2 बातों पर निर्भर करते हैं। पहला है कि वस्तु किस प्रकार के प्रकाश में देखी जा रही है, और दूसरा इसमें जो पॉइंट है आपका, वह वस्तु किस रंग के प्रकाश को परावर्तन के द्वारा हमारी आंखों में भेजती है तथा किस रंग को अवशोषित कर लेती है। आपने सुना होगा, छोटी छोटी के क्लास में आपने लोगों ने पढ़ा होगा। तो प्रश्न कभी कभार हमारे टीचर्स बताते थे कि प्रकाश का जो कुछ वस्तुएं हमें काली दिखती हैं, कुछ लाल दिखती हैं, कुछ हरी दिखती हैं, इसके क्या कारण हैं। तो जैसे कि एक प्रश्न आ जाता है कि बाल काले और दूध सफ़ेद क्यों दिखता है। तो फ्रेंड्स, वस्तुओं के एक विशेष गुण होते हैं। वे वस्तुएं जो सूर्य के प्रकाश को के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, वह वस्तु ब्लैक दिखती है। और सफ़ेद वस्तुएं कौन दिखती हैं? वे वस्तुएं जो सूर्य के प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित कर देती है, वो वस्तु सफ़ेद दिखती है। तो फ्रेंड्स, रंगों को 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग हैं इसके, आपके प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और आपके पूरक रंग। तो इसका एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, तो यहाँ से आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहला है आपका प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं? प्राथमिक रंग में इसमें है ये प्राथमिक रंग है, ये। तो ये आपके प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग को हम लोग जो है कौन है लिख लेंगे त्रिभुज के। ये लाल रंग है, और ये आपका यहाँ पर हरा है, और यहाँ पर आपका नीला है। ये सभी प्राथमिक रंग हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछने को देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग में सम्मिलित नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स, द्वितीयक रंग कौन होते हैं? जो रंग प्राथमिक रंगों से मिलके बनते हैं वो द्वितीयक रंग कहलाते हैं, यानी कि उनको सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। अब जैसे कि यदि हम लाल और हरे को मिला दें तो ये बन जाएगा पीला। लेकिन निश्चित अनुपात में लाल और हरा मिलाने पर पीला बन जाता है, तो पीला द्वितीयक कलर्स हो गया। इसी प्रकार से हरा और नीला को मिलाने पर बनता है आपका, देखो ये लिखा है इसमें, नीला और हरा मिलाने पर मोर पंखी नीला बनता है, मोर पंखी बनता है। तो यहाँ हो जाएगा मोर पंखी, मोर पंखी नीला। तो मोर पंखी जो नीला है ये द्वितीयक कलर्स है। उसके बाद आप देखेंगे नीला और लाल अगर मिला दे तो ये बन जाता है मैजेंटा, मैजेंटा। तो द्वितीय कलर्स कितने हुए? पीला, मैजेंटा और मोर पंखी नीला। ये 2 3 जो है ये द्वितीय कलर्स हुए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है पूरक कलर्स कौन होते हैं। फ्रेंड्स, पूरक कलर वो कलर होते हैं जो आपस में मिलकर सफ़ेद रंग का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे हरा और मैजेंटा अगर मिला देंगे तो सफ़ेद बन जाएगा,
लाल और मोरपंखी नीला बना देंगे तो भी सफ़ेद बन जाएगा, नीला और पीला मिला देंगे तो भी सफ़ेद बन जाएगा। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं सफ़ेद। तो एकदम क्लियर है। प्राथमिक रंग कौन होते हैं? लाल, हरा, नीला। और द्वितीयक रंग होते हैं पीला, मोरपंखी नीला और मैजेंटा। और आपके पूरक रंग होते हैं, देखो फ्रेंड्स, हरा और मैजेंटा मिला देंगे तो सफ़ेद बन गया, तो हरा और मैजेंटा पूरक रंग हो गए। उसके बाद में नीला और पीला मिला देंगे तो सफ़ेद बन जाएगा, तो नीला और पीला पूरक रंग हो गए। उसके बाद जो है ये लाल और मोरपंखी नीला मिला देंगे तो सफ़ेद बन जाएगा, तो ये आपके पूरक रंग हो गए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, पूरक रंग की हमने परिभाषा आपको बता दी। आगे प्रश्न है आपका प्रकाश की, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। प्रकाश की यानी कि ऑप्टिक्स क्या है? कभी कभार यहाँ प्रश्न आ जाता है कि आगे इसमें लिखा प्रकाश की यानी कि ऑप्टिक्स है क्या, ये देख लें, फिर उसके बाद में परीक्षा में कैसे प्रश्न बनते हैं उसके बाद हम आपको बताएंगे सभी प्रश्न। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने में सहायता करता है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है या टकराता है तो यह प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। अब फ्रेंड देखेंगे विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या है। तो ये भी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो निर्वात में यानी कि जहाँ पर वायु नहीं है वहाँ पर प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा है जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो जल में होती है 2.25 × 10⁸ और मीटर पर सेकेंड। तो ये फ्रेंड्स जल में चाल कितनी होगी? जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल जो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये फ्रेंड्स है आपका 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कांच में प्रकाश की चाल होती है। और नाइलॉन में प्रकाश की चाल होती है आपकी 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आ जाएंगे, कभी पूछ लेते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, या कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, और तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स प्रकाश का परावर्तन। फ्रेंड्स प्रकाश के परावर्तन के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका एक दर्पण है, इस प्रकार का। आने वाली किरण को हम आपाती किरण बोलेंगे, ये आपाती किरण हो गई। और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण। और फ्रेंड्स ये हो गया अविलंब। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इससे संबंधित दो नियम भी हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है, इसको बोलते हैं आपतन कोण और ये बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम है, आपाती किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रकाश का परावर्तन के नियम कहलाए। अब यहाँ से एक प्रश्न आ जाते हैं, एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। तो देखते हैं प्रमुख एग्जाम्पल इसके क्या है। अब हम दर्पण के विषय में पहले पढ़ लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन हुआ, विक्षेपण हुआ, प्रकीर्णन हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो एग्जाम्पल है उनको हम एक साथ पढ़ेंगे।
क्योंकि यहाँ से नियम आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी। तो इसमें देखते हैं दर्पण यानी कि मिरर क्या है। दर्पण कांच की तरह होता है और यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है? परावर्तक व सतह, परावर्तक सतह समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसमें शीशे पर चांदी या पारे की परत की पॉलिश कर दी जाती है। समतल दर्पण के निम्नलिखित गुण होते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत और क्षमता 0 होती है, शून्य होती है। तो परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बनेगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो हम टिक लगा देंगे अनंत में। और अगर प्रश्न आ जाए कि समतल दर्पण की क्षमता कितनी होती है, तो शून्य होती है। नेक्स्ट है, इसमें हम देखते हैं नंबर 2, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण से जितनी दूरी पर होता है वस्तु भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर रखी होती है। ये तो सामान्य बात हो गई। अब आगे लिखता है वो, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों तथा वस्तु उनके बीच स्थित हो तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। आप देखेंगे जब हम नाई की कटिंग कटाने जाते हैं तो वहाँ पर जब हम बैठते हैं तो पीछे बहुत सारे प्रतिबिंब दिखते हैं, तो वो सब समतल दर्पण होते हैं। तो वही यहाँ लागू होगा। तो पहला है, इसमें कितनी संख्या होगी समतल दर्पण के बीच में अगर कोई वस्तु रखी है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो n बराबर होता है 360 बटे थीटा माइनस 1। अब फ्रेंड्स ये फॉर्मूला है, जब 360 बटे थीटा एक सम संख्या होगी, एक सम संख्या होगी, तो फ्रेंड्स उसमें से हम एक घटा देंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या मिल जाएगी। जैसे तो दो समतल दर्पण है, उनके बीच में 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो उसके बीच में जो वस्तु रख दी जाएगी उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 360 बटे 60 और माइनस 1, तो बिंदु से बिंदु 6 6 36, 6 में से किया 5, तो फ्रेंड्स 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है n बराबर, यहाँ लिख देंगे 360 बटे थीटा। अगर हम थीटा का भाग इसमें दें और आंसर आपका विषम संख्या है, जैसे आपका 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, 11 आए, 13 आए, तो हम इसमें से एक नहीं घटाएंगे, तो वो प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होते हैं? स्पेरिकल मिरर में देखें, इस प्रकार के दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होते हैं जिसके एक पृष्ठ पर कलई होती है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है। और गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण। तो यह दर्पण अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ देता है, इसलिए इन दर्पणों को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और इनका प्रयोग सर्चलाइट में, दूरदर्शी में, सिनेमा के प्रोजेक्टर में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में करते हैं। अब परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए कि सिनेमा के प्रोजेक्टर में किस प्रकार का दर्पण यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण का, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का, दूरदर्शी में अवतल दर्पण का, सर्चलाइट में अवतल दर्पण का, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से संबंधित बहुत सारा प्रश्न आते हैं। उत्तल दर्पण फ्रेंड्स क्या करता है? यह दर्पण अनंत से आने वाली किरणों को फैला देता है, इसलिए यह अपसारी दर्पण कहलाता है। फ्रेंड्स जो दर्पण अनंत से आने वाली किरणों को फैला देगा उसमें अधिक क्षेत्र दिखता है। तो कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि गाड़ियों में साइड जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तर दर्पण होता है, क्योंकि गाड़ियों में पीछे देखने के लिए हमें बहुत सारा क्षेत्र देखना पड़ता है, इसलिए गाड़ियों को पीछे या साइड देखने के लिए हम उत्तर दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग सड़क के किनारे लगे लैंपों में और गाड़ियों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में देखते हैं। अगर हम समय उत्तल दर्पण लगाएं तो बहुत सारा क्षेत्र की गाड़ियों की एक्टिविटीज हमें दिखती है, जिसके कारण गाड़ी चलाना आसान हो जाता है। और फ्रेंड्स यदि हम कोई दूसरा दर्पण यूज करें, यानी कि अभिसारी दर्पण यूज करें,
तो गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए गाड़ियों में जो है बैक साइड को देखने के लिए हम जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है समतल दर्पण के प्रयोग क्या है। समतल दर्पण का प्रयोग चेहरा देखने में करते हैं। दूसरा है पनडुब्बी के जहाज में परिदर्शी का उपयोग किया जाता है। दूसरा एक और है इसमें समतल दर्पण का प्रयोग है, समतल दर्पण का उपयोग बहुरूपदर्शी बनाने में किया जाता है। अगला है अवतल दर्पण के प्रयोग क्या है। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट बनाने में किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है कि गाड़ियों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो वाहनों तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स यदि आगे है आपका, यहाँ से तो आपको प्रश्न मिलता ही मिलता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का प्रयोग या उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। अब परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि दंत विशेषज्ञ किसी भी मरीज के दांतों को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 है टेबल लैंपों के शैडो में अवतल दर्पण लगाने से थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है। टेबल लैंपों में किस प्रकार का प्रयोग दर्पण करते हैं। अवतल दर्पण। सौर भट्टियों में अवतल दर्पण। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। अगला है रेलगाड़ी के इंजनों, मोटर कारों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों को अवतल दर्पण की फोकस पर रखकर समानांतर किरण पुंज प्राप्त किया जाता है, जिसके कारण बहुत दूर तक वस्तुओं को देखा जा सकता है। रेलगाड़ी के इंजनों, मोटर कारों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट में के लैंपों में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का हम इसमें प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण के प्रयोग क्या हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर में, मोटर कार आदि में वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है, ताकि पीछे के वाहनों को स्पष्ट रूप से और बड़े विस्तृत क्षेत्र में हम इसे देख सकें। अगला है प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ी घटना। ये बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में आती है। परीक्षा प्रश्न यहाँ से फ्रेंड्स कैसे मिलेगा। पानी में पड़ी हुई कोई लकड़ी या पेंसिल बाहर से देखने पर पानी तिरछी दिखाई देती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कांच के गिलास में अगर हम कोई पेंसिल डालें तो पानी की सतह से पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो इस प्रकार का अभी प्रश्न आ जाए तो आप लोग कर सकते हैं। आगे है नंबर 2, पानी युक्त बर्तन की पैंदी से ऊपर से देखने पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही उठी हुई प्रतीत होती हैं। फ्रेंड्स अगर साफ पानी है उसमें नीचे सिक्का डाल दें तो वो उठा हुआ ऐसा लगता है कि ऊपर ही रखा हुआ है। तो ये प्रकाश की किस घटना के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है जब अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखकर देखते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण भी उठे हुए प्रतीत होते हैं। तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण हैं। नंबर 4 है पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में नींबू रखने पर पार्श्व यानी किनारे से देखने पर अपवर्तन के कारण ही नींबू बड़े बड़े दिखते हैं। ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही संभव है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। अगर प्रश्न आ जाए कि तारों के प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना से संबंधित है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। और इसी तरीके से तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से भिन्न होती है। यानी तारे बहुत दूर होते हैं और हमें बहुत पास दिखते हैं। ये किस कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला पॉइंट है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। फ्रेंड्स कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है कि अगर हम चंद्रमा पर जाएं तो वहाँ पर हमें चंद्रमा से आकाश हमें कैसा दिखेगा। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होता है काला रंग। सीधा सा क्लियर है फ्रेंड्स। जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है यानी कि जहाँ पर वायु नहीं होती है वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। और जहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है वहाँ पर हमें कलर्स नहीं दिखते हैं। तो वायुमंडल में जब जाएंगे तो वहाँ पर हमेशा चीज़ें सफ़ेद दिखेंगी या फिर काली दिखेंगी।
तो प्रकाश के प्रकीर्णन से जुड़ी कुछ घटनाएं, जैसे अगर परीक्षा में आ जाए, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश की किस घटना के कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दूसरा पॉइंट है सूर्योदय, यानी सूर्य के निकलते समय और सूर्य के अस्त होते समय सूर्य में लाल दिखाई देता है, प्रकाश की किस घटना के कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऐसे ही प्रश्न मिलेगा आपको कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल प्रकाश लाल दिखाई देता है, ये प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो उत्तर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? अभी एक प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश तंत्र या ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फ्रेंड्स, प्रकाश तंतु अर्थात ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा पॉइंट है रेगिस्तान की मरीचिका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। फ्रेंड्स, रेगिस्तान की मरीचिका का मतलब होता है पानी का भ्रम। अगला पॉइंट है आपका अगला पॉइंट है आपका हीरा के चमकने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि हीरा के चमकने का कारण प्रकाश की कौन सी घटना है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टॉपिक आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इसे आप ठीक तरह से समझ लें, यहाँ से हमेशा प्रश्न आता है। तो एक हम आपका डायग्राम बना लेते हैं। ये प्रिज्म है और सूर्य से आने वाली, जो अनंत से आने वाली किरणें जब इस पे पड़ती हैं तो फ्रेंड्स ये इस सफ़ेद किरण को 7 रंगों में डिवाइड कर देता है। इस टाइप्स का। तो इसको हम लिख देते हैं विबग्योर, BIVGO और R, यानी कि ये वर्ड बनता है विबग्योर। ये विबग्योर, ये 7 रंग होते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब जब सूर्य की सफ़ेद किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो ये प्रिज्म अपने विशेष गुण के कारण सफ़ेद रंग की किरण को 7 रंगों में डिवाइड कर देता है, विभाजित कर देता है, बांट देता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें देखेंगे जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जब हम जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है, और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो तरंग दैर्ध्य कम होता जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का। तो ये लाल रंग इसीलिए हमें दूर से दिखाई देता है, और सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। अब देखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कौन सी घटनाएं इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट घटना इसमें है फ्रेंड्स, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होने वाली घटनाएं क्या है? तो सबसे पहले है इंद्रधनुष, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही बनता है। और फ्रेंड्स इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, सबसे ऊपर लाल रंग होता है और सबसे नीचे वायलेट होता है। अगर आ जाएगी द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, इन बैगनी ऊपर चला जाएगा और रेड नीचे आ जाएगा। तो द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर रंग होता है बैगनी और सबसे नीचे होता है लाल रंग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसमें प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। तो डॉपलर प्रभाव क्या होता है, डॉपलर प्रभाव से संबंधित होने वाली कौन सी घटनाएं हैं, ये परीक्षा में आती हैं। तो नेक्स्ट है आपका गतिमान पिंडों जैसे हवाई जहाज हुआ, पनडुब्बी हुआ, रडार हुआ, सोनार की चाल ज्ञात करने में डॉपलर प्रभाव का सिद्धांत यूज किया जाता है। नंबर 2 है तारों एवं गैलेक्सी की चाल को ज्ञात करने में भी डॉपलर प्रभाव को यूज किया जाता है। सूर्य की घूर्णन की चाल ज्ञात करने में भी
प्रकाश का डॉपलर प्रभाव सिद्धांत यूज किया जाता है। और चिकित्सा विज्ञान में जैसे सोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राम आदि, इनमें भी प्रकाश का डॉपलर प्रभाव सिद्धांत काम करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स है, अगला पॉइंट है आपका निकट दृष्टि दोष। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निकट दृष्टि दोष यानी कि इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं मायोपिया। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। और इसका निवारण यानी इस रोग को दूर कर सकते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करके। परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के चश्मे वाला लेंस वाला चश्मा यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अवतल लेंस वाला चश्मा यूज करने से निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। कभी कभार यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि एक व्यक्ति है, उसको पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो उसे कौन सा रोग है। तो उसे लिख देंगे निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट है आपका दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष मीन्स होता है हाइपरमेट्रोपिया। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। और इस दोष को उत्तल लेंस का चश्मा यूज करके निकट दूर दृष्टि दोष को हम सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जरा दृष्टि दोष। फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। नेक्स्ट है इसमें जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया। फ्रेंड्स, यह रोग वृद्धावस्था के कारण आँख की समंजन क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है और नेत्र गोलक बढ़ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो पास की वस्तुएं देख सकता है और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बर्ड था यानी कलर ब्लाइंडनेस। यह आनुवांशिकी रोग है, अर्थात यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता के द्वारा ही फैलता है और इस रोग का कोई उपचार नहीं है। यानी कलर ब्लाइंडनेस का कोई भी अभी तक भी जो है दवा नहीं बनी है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होता है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है और यही महत्वपूर्ण होता है रेलवे में। इसलिए जब भी रेलवे का एग्जाम होता है, जब आप रेलवे में भर्ती होंगे तो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट जरूर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये साइंस पर हमारा वीडियो था। अगर आपको हमारा वीडियो के नोट्स पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब अगला वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। और नेट से इसके अलावा हमारा एक दूसरा भी चैनल है सृजन ऑनलाइन क्लासेस। सृजन ऑनलाइन क्लास, यहाँ पर जाके आप जीएस की सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी हो, रेलवे ग्रुप डी हो और यूपीएसआई हो, आपको टेस्ट सीरीज जीएस के लिए और हिंदी के लिए मिल जाएंगे। तो जाकर यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका लाभ उठाएं। और ये सभी टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज बच्चों से नहीं लिया जाता है। थैंक यू।